अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिजाइनर कोर्स की सीरीज में एक और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ विजुअल ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, कुछ विजुअल शेप्स की बात करेंगे, हम कुछ ग्राफिकल वर्क करेंगे इंशाल्लाह। और शेप्स टूल्स को जब हम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडोबी इलस्ट्रेटर किस तरीके से दूसरी सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आप सबको पता है कि इसका इस्तेमाल क्या है। हम सिंपली लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करेंगे और जैसे ही यहाँ पर मैं अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को रिलीज करता हूँ तो मेरा रेक्टेंगल तैयार हो गया है। इसका एक और तरीका है, आपने अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, इसकी एम शॉर्टकट की है और आप सिंपली एक लेफ्ट क्लिक करें और आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी बार खुल जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी विड्थ देनी है। मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 200 और इसकी हाइट दे देता हूँ 300 और 400। ठीक है, और ओके कर देता हूँ तो देखें एक रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पर बन गया। अगर मैं इसी को स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो सिमिलरली मैं लेफ्ट क्लिक दबाने से पहले अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करता हूँ और अब लेफ्ट क्लिक के जरिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो मुकम्मल मेरा स्क्वायर बनेगा। मीन्स दैट कि इसकी जो 4 साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। इसके अलावा मैं उसी तरीके से लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इनकी हाइट और विड्थ बराबर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 400 मैंने इसकी विड्थ रखी और 400 इसकी हाइट रखी और ओके कर दिया तो ये मेरे पास एक मुकम्मल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको इस तरीके से इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बड़े गौर करने वाली है और वो ये है कि जब हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो देखें यहाँ पर एक जो है ऑप्शन है, ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन है। और अच्छा, इसका काम भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे है, देखिए अगर मैंने इसको 4x4 दिया हुआ है, मतलब इसकी इक्वल दोनों साइड्स दी हुई हैं और यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसकी विड्थ और हाइट चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ चेंज कर दी और उसको 400 के बजाय 600 कर दिया तो देखिए हाइट ऑटोमेटिक 600 होगी। ओके, तो यहाँ तक तो सिंपल है और इसका मैं दोबारा रिसाइज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। लेकिन इसकी एक और बात है, वो क्या बात है कि मैं इसको अनलॉक करता हूँ यहाँ पर और अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ से इसकी हाइट जो है वो 300 कर देता हूँ, बल्कि थोड़ा छोटा कर देते हैं, बार बार रिसाइज करना पड़ रहा है। 100 कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं विड्थ इसकी 200 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको अब लॉक कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये मेरे पास 1/2 का एक रेक्टेंगल आ गया है। लेकिन अब अगर मैं इसको लॉक रहने देता हूँ और यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 400 कर देता हूँ तो देखें ऑटोमेटिक नीचे 200 हो गया। यानी कि जो वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट इसके अंदर देंगे और उसके बाद उसको जब यहाँ से लॉक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो वैल्यू देंगे तो वो उसी रेशो के साथ बढ़ेगी। अच्छा, मैं अब इसको चेंज करता हूँ, हाइट को चेंज कर देता हूँ। हाइट में मैं 500 कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक विड्थ जो है 2 टाइम उससे चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा नोट करने वाली हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। जो कंट्रोल पैनल है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल यही वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि बाकी जो है वो थोड़े से साइड में कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे काम आएंगे और मैं जो है इसको यहाँ पे रखता हूँ अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास ये फिल कलर है, ये आपको बता चुका हूँ, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। उसके बाद ये स्ट्रोक कलर है, ये भी आपको पता है, इस पर भी हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके बाद स्ट्रोक का एक यहाँ पे पैनल है, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ मैं तो आप देखेंगे मेरे पास एक पैनल खुल गया है। तो यहाँ पर उसकी कैप का स्टाइल है, उसके कॉर्नर्स हैं और इसके अलावा इसका अलाइन का जो स्ट्रोक है वो क्या है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम कैप के ऊपर बात करते हैं। इसकी विड्थ थोड़ी सी पहले बढ़ा दें ताकि इस पर काम करने में हमें आसानी हो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, बल्कि इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि और आसानी से हमें नज़र आए। स्ट्रोक पैनल पे आ जाते हैं और अब इसकी जो कैप है मैं इसको राउंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं राउंड ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप यहाँ गौर करेंगे इसकी जो ज्वाइनिंग है वो राउंड हो गई है। ठीक, इसके अलावा अलाइन स्ट्रोक क्या है? अलाइन स्ट्रोक देखें कि अगर आपने
इसकी लाइन के मिड में करना है स्ट्रोक। तो देखें कि मिड में स्ट्रोक हुआ हुआ है, ये इसका पाथ है और पाथ के मिड में है। अगर मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ या इनसाइड कर देता हूँ, मतलब कि जो स्ट्रोक है वो इनसाइड हो जाएगा। तो देखें अब पाथ के इनसाइड में स्ट्रोक है, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ तो ये पाथ के आउटसाइड में स्ट्रोक है। ज़्यादातर बेहतर ये बात होती है कि हम इसको मिड में ही रखें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डैश लाइन का, मतलब कितने डैशेस उसमें आ सकते हैं। फिर यहाँ से डैशेस की तादाद हम उसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद गैप कितना होना चाहिए, मैं 5 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद डैशेस के हवाले से क्या होना चाहिए। फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बाकी इन ऑप्शंस को आप खुद एक्सप्लोर करें, यही आपका असाइनमेंट है। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल डिसेबल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एरोज के हेड है, ठीक है, वो किस तरह के होने चाहिए। लेफ्ट साइड होना चाहिए और ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह के होने चाहिए। और इसके अलावा जो है ये वाला ये राइट साइड पे होना चाहिए और ये जो डिज़ाइन है इस तरह से हो। फॉर एग्जांपल मैं ये जो हैंड है एरो 35 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें ये मुकम्मल एक एरो है और ये उसकी सिम बता रहा है। मैं कुछ और कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ, तो ये देखें, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी स्केलिंग है, इसकी अलाइनमेंट है, तो आप थोड़ा सा खुद देखिएगा इसे। और यहाँ पे इसका ये जो पाथ का जो स्ट्रोक है ये वाला, ये किस तरह का होना चाहिए। देखें मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखें इस डिज़ाइन का कहीं से ये थिक है, कहीं से ये थिन है, इस तरह से ये हो रहा है। तो ये भी चीज़ें आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा खुद एक्सप्लोर करें। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक एक चीज़ पे मैंने वक्त लगाया है तो ये कोर्स 1 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। और फिर हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार बस जल्दी से कोर्स मुकम्मल हो जाए और किसी तरीके से हम प्रोफेशनल फील्ड में आ जाएं, तो फिर उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जब आप खुद करने बैठेंगे शौक से तो आपको खुद ही ये समझ में आने लग जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये आपको पता है स्ट्रोक का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है, ठीक है। और ये जो है ये लाइन है, ये भी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इसके अलावा ये स्टाइल है, इसके अंदर और भी स्टाइल हैं। मेरे ख्याल में हम पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नहीं तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखें बहुत सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पर आप एरो को देख लें, एरो स्पेशल्स, और इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, ये देखें। और इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। 5 बेहतर है, चलें ठीक है जी। अब ये देखें ये बहुत सारे इसके स्टाइल्स हैं। और जब आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो अगला जो सेट है हमारे पास वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें, ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं हमारे पास और फिर ये आते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा यहाँ पे और फिर ये बॉर्डर्स पे आके और फिर बॉर्डर डैश पे आना पड़ेगा, नहीं। आप एक सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट करते चले जाएंगे और आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शंस आते चले जाएंगे, ठीक है। इनको भी आप मज़ीद खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। वक्त की कमी की वजह से मैं इन तमाम चीज़ों को आपको करके नहीं दिखा रहा, सिंपल है, एक ही तरीक़ेकार है। और अगर आप चाहते हैं कि ये विंडो आपके इस वर्क स्पेस में रहे तो आप कहीं पर इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ पर देखें मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके और अपना कोई भी स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकता हूँ, ठीक होगी बात। अभी फ़िलहाल मैं इसको वैसे रहने देता हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ आएंगे तो रिसेंट यूज़ जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास नज़र आ रहे होंगे। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। फिर ऑपेसिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो इस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इसके अलावा इसके अंदर स्टाइल है, स्टाइल फिल में होता है, ये देखें आपने इस स्टाइल को फिल कर दिया इनके अंदर, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद स्टाइल चाहिए तो उसी तरीके से आप यहाँ पर आएँ। ये 3D इफेक्ट है, मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास 3D के तमाम स्टाइल्स मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं इसको कोई भी 3 शेप दे सकता हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ चंद नहीं है, ये बेशुमार हैं, ठीक है। ये देखें ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते चले जाएंगे और हमारे पास जो मज़ीद ऑप्शंस हैं वो आते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें और फिर आप इसको इन तमाम को खुद एक्सप्लोर करें, इस तरह नेक्स्ट करते चले जाएं और तमाम को खुद एक्सप्लोर करें ताकि मेरा वक्त बचे और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं,
ठीक है। अच्छा, इसको भी अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, डजंट मैटर अबाउट दैट। और मैंने जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो वर्क स्पेस है और लेआउट है उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अगर कोई भूल गया है तो आप हमारी पहली क्लास को जाके देख लें दोबारा, कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक किस तरीके से इलस्ट्रेटर के अंदर ये पूरा वर्क स्पेस अपना तैयार करता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है रिकलर आर्ट वर्क। इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, आई थिंक पिछली ही क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, इस पर भी हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। उसके बाद ये सारे अलाइनमेंट के हैं, फिर ये आ जाता है शेप्स का आपके पास, और फिर ये इसी तरीके से इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि हम इसको किस तरह रोटेट करते हैं, एंगल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कॉर्नर्स हैं उनके रेडियस किस तरीके से हम देते हैं, ठीक है, कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं इस शेप को थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इसको 0 एंगल पे करने के बाद, और इसके अंदर का जो आर्ट है, स्टाइल है, उसको मैं नन कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि अगला जो ऑप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझ लें। तो शेप पे आ जाते हैं हम दोबारा। अब देखें, ये जो कॉर्नर्स हैं ये रेडियस के हवाले से हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊंगा तो देखें ये चारों कॉर्नर्स के रेडियस बढ़ रहे हैं, और अगर ये जो बीच का ऑप्शन है ये लॉक अनलॉक का है, अब ये लॉक हुआ हुआ है यानी कि लिंक हुआ हुआ है। अब मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ, तो अब मैं अगर एक का रेडियस बढ़ाऊंगा तो एक का ही बढ़ेगा, बाकी का रेडियस नहीं बढ़ेगा। ठीक होगी बात, ठीक है। और इसको दोबारा मैं लिंक कर देता हूं तो फिर उसी तरीके से ये सारे के सारे आपस में लिंक कर जाएंगे। फिर स्केल कॉर्नर्स हमारे पास आ जाता है, स्केल स्ट्रोक इफेक्ट्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें स्ट्रोक के लिए होती हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ये क्या करती है, रेक्टेंगल की विड्थ को बढ़ाती है। तो मैं अगर यहाँ पर इसकी विड्थ चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल 400 कर देता हूँ, तो ये देखें विड्थ और हाइट ये दोनों की दोनों 400 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये यहाँ पर लिंक है और लॉक है एक दूसरे के साथ। मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ और अब इसकी विड्थ जो है मैं 4 के बजाय 600 करता हूँ, तो देखें अब सिर्फ मेरी विड्थ चेंज हुई है, हाइट चेंज नहीं हुई। और अब मैं अगर इसको दोबारा यहाँ से लिंक कर देता हूँ और मैं इसको 300 कर देता हूँ, तो अब देखें उसी रेशो के हिसाब से मेरी जो शेप है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अच्छा, अगली चीज़ मेरे पास यहाँ पर ये कॉर्नर्स हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर भी बात कर ली थी, थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद। यहाँ पे इसके 3 स्टाइल हैं, एक राउंड है, आउटर राउंड है, ठीक है, एक इनर राउंड है या इसको इन्वर्टेड राउंड भी कह सकते हैं, और एक जो है चेम्फर या जिसको फ्लैट कॉर्नर भी कहते हैं हम, ठीक है। तो उसके क्या इस्तेमाल आते हैं, सिंपल है, देखें इस स्टाइल देख लें, ये इन्वर्टेड राउंड है या फिर इसको आप इनर राउंड भी कह सकते हैं, और ये आपका फ्लैट है और ये आपका सिर्फ राउंड है या आउटर राउंड है। और फिर ये जो है इसका रेडियस है, अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं ये स्टाइल देख लेता हूँ, ये देखें तो आपका रेक्टेंगल एक दूसरी शेप में कन्वर्ट हो रहा है, ये लें जी, सही है। और इसके बाद ये मेरे पास इसकी प्लेस लोकेशन है, एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पर है, वाई एक्सिस पे यहाँ पर है। आप चाहें तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे विड्थ और हाइट इसको दोबारा दी हुई है, यहाँ पर इसी तरीके से इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन जो है वो आइसोलेट का है और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का है, ठीक है। अच्छा, मैं इनको पहले इस वाले ऑप्शन को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये सारे के सारे मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+G की मदद से इसको ग्रुप में चेंज कर देता हूँ। देखें अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा तो पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा, ये देखें इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा ग्रुप हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा ग्रुप हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि मिसाल के तौर पे खाली इसके ऊपर काम करना है, तो इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ से अगर इसको आइसोलेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब मेरा ग्रुप जो है वो आइसोलेट हो गया है। मतलब इस ग्रुप के अंदर मैं हर ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसके साथ अलग अलग तरीके से काम कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद जैसे ही मैं इस मोड से बाहर आऊँगा, कैसे यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दें या एस्केप का बटन दबा दें तो इस मोड से मैं बाहर आ गया। तो अब अगर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है। इस मीन दैट कि आपका जो ग्रुप है, अगर उसके अंदर आपने काम करना है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ बिना किसी परेशानी के, तो आप फिर ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। और बाकी ये वाला इस्तेमाल हम कर चुके हैं कि हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं किसी ग्रुप के, और ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। हमारी पुरानी क्लासेस जाके अटेंड कर लें अगर आपको रिवाइज करना है तो, ठीक है। तो अब हम दोबारा अपने उन्हीं ऑप्शंस के बारे आते हैं, और ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सेलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट का। अच्छा, इसके लिए मुझे ये पूरे ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और अनग्रुप पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो अब मेरा ये जो ग्रुप मैंने बनाया था ये अनग्रुप हो गया। अच्छा, अब देखिए अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब के सबको मैं एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे आना होगा और यहाँ पर सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, मां सिवाय इसके, ये देखिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ, बाकी सारे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा अलग कर देता हूँ बाकी से, ताकि हमें नज़र आए कि हाँ यार ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसका साइज भी छोटा कर देते हैं यार, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे करीब हैं इसलिए सिलेक्ट हुए, नहीं, ये एक जैसे हैं इसीलिए सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये भी तो रेक्टेंगल से बना हुआ है भाई, तो फिर ये क्यों नहीं, क्योंकि इसकी शेप बाकी रेक्टेंगल से और स्क्वायर से चेंज है, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ। इसीलिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं ताकि एक जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। फिर इसके अंदर कुछ ऑप्शन है कि फिल कलर, स्ट्रोक कलर, फिल एंड स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक विड्थ, मींस दैट कि आप इनके कलर्स के हिसाब से भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैजिक वेन टूल का था हमने यहाँ इसका इस्तेमाल पढ़ लिया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं इन शेप्स के अंदर थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ये ग्रीन कर देता हूँ और इसको भी ग्रीन कर देते हैं हम, सही, और इसको हम कर देते हैं येलो, और इसको हम कर देते हैं पर्पल कर देते हैं, ठीक है, खाली समझना ही तो है। तो अब देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऑल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे फिल कलर कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं अब सिर्फ फिल कलर वाले को, एक जैसे फिल कलर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकूँ। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो देखें क्या हुआ, ये देखें। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसको भी अलग अलग कर दूँ ताकि जब इसकी सिलेक्शन हो तो आपको वाकई लगे कि यार ये अलग है, ये देखें, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूँ तो देखें अब इसने शेप वाइज नहीं सिलेक्ट किया, अब इसने सिर्फ फिल कलर के लिहाज से सिलेक्ट किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी आता हूँ और चेक करता हूँ इस ऑप्शन को, देखें। अच्छा, अब इसको देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ये वाली ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो अब देखता हूँ कि क्या फिल कलर के लिहाज से ही दोनों सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें कि अब ये सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ये वाला, यहाँ पर इसको जो मैंने एक कंडीशन दी हुई है वो मैंने फिल कलर की दी हुई है, अब मैंने वो शेप की नहीं दी हुई, ठीक है। इसी तरीके से आप स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक अगर सिमिलर होगा तो सबको सिलेक्ट करेगा। अच्छा, चूंकि अब सबका स्ट्रोक ब्लैक है तो मैं इसको स्ट्रोक की कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है। और अब जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए किसी भी मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और अब इसको यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा इसने सब के सबको सिलेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सबका स्ट्रोक सिमिलर है। तो उम्मीद है कि ये ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं आप इनको खुद एक्सप्लोर करें और करके देखें, ये भी आपका एक असाइनमेंट है और इसको लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है जी। तो ये तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंट्रोल पैनल के अंदर शेप की, उस हवाले से हमारी डिस्कशन हो गई। अब इसके जो मजीद ये वाले जो ऑप्शंस हैं इसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो कोशिश करूंगा आपके लिए नई क्लास जल्द से जल्द अरेंज करूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।